आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत जद्दोजहद के बाद मुझे एक सरकारी नौकरी मिली। काम ये था कि जिस राज्य में मैं रहता था वहाँ के खदानों में काम का जायजा लेना और सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर तक पहुँचाना। चूँकि मैं झारखंड में रहता था तो मैं वहीं के सारे खदानों का निरीक्षण करता था। एक बार की बात है, हालांकि घटना थोड़ी पुरानी ज़रूर है, मगर अभी भी जब उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूहें कांपने लग जाती हैं। दरअसल बात है साल 1985 की। मैं एक खदान का निरीक्षण करने बोकारो गया हुआ था। दिन भर मेरा काम बिल्कुल सही चला, मगर शाम होते होते मुझे एक दिलचस्प बात पता चली कि इस खदान में एक एरिया ऐसा भी है जहां कोई नहीं जाता। लोगों का मानना है कि उस एरिया में आत्माओं का वास है। वहां आज तक जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि तब तक मैं भूत प्रेत, काला जादू, टोना वगैरह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। कहीं ना कहीं मुझे ये अंदाजा होने लगा था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। ये भूत प्रेत की आंच के नीचे कुछ और भी पक रहा है। उसी दिन उसी वक्त मैंने ये इरादा बना लिया कि इस खदान का पर्दाफाश मैं करके रहूँगा। खैर, उस दिन मेरा काम कुछ ज़्यादा ही लंबा चला और रात के 8 बज गए। मैं खदान से निकलकर पास ही में एक चाय की टपरी पर पहुंचा। चूंकि ये बात काफ़ी पुरानी है तो तब तक बोकारो शहर विकसित नहीं हुआ था। टपरी पर मैंने एक चाय का ऑर्डर दिया और साथ ही चाय वाले से पूछा, भाई साहब, ये धनबाद जाने वाली बस कितने देर बाद है? तो इस पर चाय वाला बोला, नहीं होगा बाबूजी, आखिरी बस तो 7:30 बजे ही थी। अब कौनो बस नहीं है, बस अब कल सवेरे मिली है। उस चाय वाले की बात सुन मैं काफ़ी चिंता में पड़ गया कि अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा, और अगर अब बस नहीं है तो मैं आज की रात कहाँ गुजारूंगा। मैंने नज़र घुमाकर आसपास देखा, मगर उस चाय दुकान के अलावा दूर दूर तक मुझे ना तो कोई घर नज़र आया और ना ही कोई उस जमाने में होटल हुआ करते थे। मगर शायद चाय वाला मेरी दुविधा समझ गया और उसने कहा, चिंता मत करिए बाबूजी, आप आज की रात यहीं सो जाइए। आपसे पहले भी जो बाबू साहब आते थे वो भी तो यहीं सोते थे। इस पर मैंने कहा, कितना पैसा लगेगा? तो इस पर चाय वाला बोला, क्या बाबूजी, आप शहर के लोग भी ना, पैसा वैसा नहीं चाहिए हमको, बस आदमी के नाते मदद कर देते हैं। उस चाय वाले की उदारता ने मेरा दिल जीत लिया और मैंने आज की रात वहीं रुकने का फैसला किया। जिसके बाद मैंने अपनी चाय ख़त्म की। चूँकि मौसम ठंड का था, जिस वजह से जैसे जैसे समय बीत रहा था ठंड अपना रंग दिखाना चालू कर रही थी। उस चाय वाले ने 2 बेंचों को आपस में जोड़ दिया और मुझे उस पर सोने के लिए कहा। मैं उस पर लेट गया और चाय वाला नीचे ज़मीन पर लेट गया। उसने मुझे ओढ़ने के लिए एक कंबल भी दिया था। चूँकि मैं काफ़ी थका हुआ था तो मेरी आंखें भारी होनी शुरू हो गई थी। चाय वाला ने भी अब अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिसके बाद मैं कब नींद के आगोश में चला गया मुझे कुछ याद नहीं। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत ज़ोर से बाथरूम आया था। हालांकि ठंड बहुत थी, मुझे उठने का मन नहीं कर रहा था, मगर फिर भी मैं उठा और खदान की तरफ जाकर हल्का होने लगा। अभी मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी खदान के उस एरिया में मुझे कुछ हलचल होती दिखी, जहां लोगों का जाना मना था। पहले तो मैं थोड़ा चौंक गया, मगर फिर सोचा
कि यही अच्छा मौका है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लिहाजा मैं पहले वापस चाय की दुकान पर गया तो चाय वाला खर्राटे लेकर सो रहा था। रास्ता साफ पाकर मैं खदान की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त मेरे मन में जरा भी डर नहीं था कि अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है मेरी जान को भी खतरा हो, मगर फिर भी मैं इन सब बातों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता गया। चलते चलते मैं खदान के उस एरिया में पहुंचा जहां लोग जाने से डरते थे। वो एरिया भी खदान के बाकी जगहों की तरह ही था। कुछ भी अनोखा या कुछ भी अलग नहीं था, मगर हाँ, जैसे ही मैंने उस जगह पर कदम रखा कि मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी जाग उठी। जैसे मेरा शरीर मेरे बस में ना हो, मेरे कदम अपने आप ही तो नहीं मगर मेरी इजाज़त के बगैर ही आगे बढ़ रहे थे। खैर, मैं आगे चलता रहा इस सांस में कि मुझे ज़रूर कोई सबूत मिलेगा, मगर अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे किसी दूसरे आदमी के कदमों की आवाज़ आने लगी। मैंने आगे पीछे चारों तरफ देखा, मगर वहाँ और कोई भी नहीं था। खैर, मैं थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी मुझे सामने से कोई आदमी चलकर मेरी ओर आता दिखा। उस आदमी के हाथों में एक छोटा सा 6-7 साल का बच्चा था। वो आदमी रो रहा था। चलकर वो आदमी मेरे पास आकर रुका और उस बच्चे को मेरे पैरों के पास रखकर बोला, भाई साहब देखिए ना, मेरा बेटा कुछ बोलता क्यों नहीं। और इतना कहकर वो आदमी रोने लगा। मैंने जब उस बच्चे की तरफ देखा तो उसकी शक्ल इतनी बुरी तरह से जली हुई थी कि उसके चेहरे की हड्डियां भी नजर आ रही थी। मेरी रूह कांप गई। समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी को क्या जवाब दूं, कैसे बताऊं कि उसका बच्चा मर चुका है। वो आदमी बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये आदमी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर यहाँ क्या करने आया था। खदान में इसका क्या काम। मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस आदमी से ये सवाल पूछ सकूं। मैं चुपचाप बेसुध सा वहीं खड़ा रहा। अभी मैं वहाँ खड़ा ही था कि तभी मुझे मेरे पैरों में कुछ चुभता हुआ सा महसूस होने लगा। मैंने जब नीचे अपने पैरों की तरफ देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक जो बच्चा जमीन पर मरा पड़ा हुआ था वो अब अपने पैने नाखूनों को मेरे पैर में धंसा रहा था। मैंने अपना पैर झटकने की कोशिश की, मगर वो बच्चा मेरा पैर छोड़ ही नहीं रहा था। मैंने अपनी निगाहें उस आदमी की तरफ घुमाई तो मेरे होश फाख्ता हो गए, क्योंकि अब वो आदमी यानी उसका पिता वहाँ था ही नहीं। आखिर इतनी जल्दी वो आदमी कहाँ गायब हो गया। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी सामने मैंने जो देखा वो देखकर मेरा रोम रोम एक बार फिर से कांप उठा, क्योंकि सामने से एक औरत दौड़ती हुई मेरी तरफ आ रही थी। उसका पूरा शरीर आग में जल रहा था। उस औरत की चीख इतनी दर्दनाक थी कि मेरे कान दर्द करने लगे थे। वो औरत दौड़ती हुई लगातार मेरी ओर बढ़े आ रही थी, मगर मेरे से कुछ दूरी पर आकर ही वो औरत एकदम से गायब हो गई। जिसके बाद शुरू हुआ आवाज़ों का खेल। आवाज़ें ऐसी जो कान से खून निकाल दे। कोई बाप अपने बच्चे के लिए चीख रहा था तो कोई लड़की अपनी इज्जत के लिए। मगर अजीब बात तो ये थी कि कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। आवाज़ें इतनी तेज हो गईं कि मैं सह नहीं सका और तेजी से भागता हुआ खदान के बाहर की तरफ भागने लगा। भागते भागते मैं उस चाय की दुकान पर जाकर ही रुका।
उस रात तो मैंने किसी तरह गुजार दिया और सुबह होते ही चाय वाले से घटना का जिक्र किया तो उससे जो पता चला वो हैरान कर देने वाला था। पता चला कि 1994 बोकारो दंगे में जो लोग मरे थे उनमें से बहुत से लोगों का कोई परिजन नहीं मिला, जिस वजह से उन लाशों को खदान के उस एरिया में फेंक दिया गया। तब से वहां जो भी जाता है उसे वही सब सुनाई और दिखाई देता है। हालांकि मैंने बोकारो दंगे के बारे में सुन रखा था, मगर वो इतना भयानक होगा मुझे पता नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।